जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो लॉ लैट के स्टूडेंट्स के लिए है। मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। सबसे पहले लॉ लैट क्या है, लॉ लैट में किस लिए अपीयर होना पड़ता है, इसका प्रोसीजर क्या है, लॉ लैट का सिलेबस क्या है और उस सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें हैं और उन चीज़ों को अटेम्प्ट करने के लिए हमें क्या क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी है। आज इस वीडियो में हमने उन तमाम स्टूडेंट्स को जो लॉ लैट में अपीयर होने जा रहे हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हैं कि वो लॉ लैट के पेपर को बआसानी कैसे पास कर सकते हैं और उसमें आने वाली कौन कौन सी चीज़ों को हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए कैसी कैसी हिकमत अमली इख्तियार की जाती है। तो सबसे पहले जी लॉ लैट का जो टेस्ट है वो HEC ने उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए लाजमी करार दे दिया है जो लॉ में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो लॉ में एडमिशन लेने के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको सबसे पहले अपने FSC या FA के डॉक्यूमेंट्स के साथ लॉ लैट का सर्टिफिकेट भी देना होगा जिसमें आपको मिनिमम 50 मार्क्स लेने हैं। टोटल 100 मार्क्स का पेपर है और 50 मार्क्स लेने वाला जो है वो लॉ लैट में पास करार पाता है और उसके बाद उसका एडमिशन जो है वो किसी भी यूनिवर्सिटी में वो अप्लाई कर सकता है। लॉ लैट का जो एब्रीवेशन है लॉ लैट मीन लॉ असेसमेंट टेस्ट है और ये 100 मार्क्स पर मुश्तमिल होता है जिसमें सबसे पहले आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट पोर्शन है इस पेपर का, वो मैं आपको बताता हूँ। जो कंटेंट्स आएंगे, जिन जिन हिस्सों में आपको जो है वो पेपर आएगा और कौन कौन से हिस्से हैं और उनके कितने कितने मार्क्स हैं। सबसे पहले तो ऐसे राइटिंग है। ऐसे आता है आपको 15 नंबर का, वो चाहे आप उर्दू में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ये गलतफहमी का शिकार होते हैं कि शायद इंग्लिश में लिखने से अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और उर्दू में लिखने से बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जब ऑप्शन दी गई है कि आप चाहे उर्दू में ऐसे लिखें चाहे इंग्लिश में ऐसे लिखें तो यू कैन अवेल एनी ऑप्शन, आप किसी भी ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। बल्कि यहाँ पर मैं ये आपको बताऊँगा कि जो स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि उनकी इंग्लिश पुअर है या फिर उनको लगता है कि उनकी इंग्लिश अप टू द मार्क नहीं है, तो मैं उनको यही रिकमेंड करूँगा कि वो उर्दू में ऐसे राइटिंग करें, क्योंकि ऐसे राइटिंग में आपकी जो है वो स्पेलिंग्स की मिस्टेक अगर निकली, ग्रामर की मिस्टेक्स निकली और टेंसेस की मिस्टेक निकली और सेंटेंस स्ट्रक्चर की मिस्टेक्स निकली तो फिर जो है वो आपके मार्क्स जो हैं वो खामखा काट लिए जाएंगे। तो बेहतर यही है कि आप उर्दू में, जब आपको ऑप्शन दी गई है तो आप उर्दू में अपना ऐसे राइटिंग लिखें और अगर आप इंग्लिश में लिख सकते हैं देन यू शुड ऑब्वियसली राइट इन इंग्लिश। उसके बाद बात यह है कि ऐसे क्या होता है, कौन से टॉपिक आते हैं और हमें किस हिकमत अमली के साथ उसको हल करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर तो आप किसी ऐसे को याद कर रहे हैं कि मैं इस ऐसे को याद करके ये 5 ऐसेज या 10 ऐसेज को याद करके तो मैं पेपर में अपीयर हूँगा तो इनमें से कोई ऐसे आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लॉ लैट का मतलब ही आपकी एबिलिटीज़ को असेस करना है, आपकी सेल्फ राइटिंग को असेस करना है, आपकी क्रिएटिव राइटिंग को असेस करना है। तो जब भी आपका लॉ लैट का ऐसे आएगा तो आपको कोई सा भी टॉपिक जो है वहाँ पे अटेम्प्ट करना पड़ सकता है। तो ऐसे राइटिंग जो है वो आपकी थॉट्स की क्रिएटिवनेस का पेपर है कि आप कैसे किसी टॉपिक के ऊपर बात शुरू करते हैं, कैसे उसको मिडल में लेके आते हैं और कैसे उसका इख्तिताम करते हैं। तो मैं आपको मुख्तसर वक्त में यही बताऊँगा कि आपको चाहिए कि आपके ऐसा अच्छा ऐसे कोई भी है वो 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, प्रॉपर बिगिनिंग, प्रॉपर मिडल एंड प्रॉपर एंडिंग। ठीक है, अगर आप एब्रप्टली स्टार्ट कर देते हैं और किसी भी आइडिया को उसकी अरूज से, पीक से लिखना शुरू कर देते हैं और उसको एकदम से वाइंड अप कर देते हैं तो वो एक बैड इंप्रेशन होता है। कोई भी ऐसे है उसके आप डेफिनेशन, टॉपिक जो आपको मिलता है उसकी डेफिनेशन बयान करें, उसका पस मंज़र बयान करें, फिर उसको जनरल से स्पेसिफिक की तरफ लेके आएँ और फिर जब उसको क्लोजिंग की तरफ लेके आएँ तो एक प्रॉपर स्टार्ट, प्रॉपर मिडल और प्रॉपर एंडिंग बन जाएगा। ज़रूर अगर आप ऐसे में कोई कोटेशन आपको आती है उस रेलिवेंट मटेरियल के मुताबिक तो आप कोटेशन भी उसमें ज़रूर इस्तेमाल करें। तो ये था 15 नंबर का ऐसे। उसके बाद 10 नंबर की आपको आती है पर्सनल स्टेटमेंट। ये भी आप किसी जगह से याद नहीं करते बल्कि ये आप अपने थॉट्स यहाँ पे लिखते हैं।
ठीक है। तो चाहे आपको कोई सी भी पर्सनल स्टेटमेंट का कोई भी टॉपिक आता है, आप सबसे पहले ये यकीन अपने माइंड में बिठा लें कि आपको अपने थॉट्स को पेपर में उतारना है, किसी भी रेडीमेड मटेरियल को नहीं उतारना, क्योंकि वहाँ पर आपको कोई भी रिपीट करके टॉपिक्स जो हैं वो लॉ लेट में नहीं दिए जाते पर्सनल स्टेटमेंट। और पर्सनल स्टेटमेंट आती किस तरह की है कि आपको मिसाल के तौर पर ये पूछ लिया जाएगा कि अगर आपको माहौलियाती तब्दीलियों में जो माहौलियाती तब्दीलियां आ रही हैं, अगर आपको इनमें एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया जाए तो आप कौन कौन से अच्छे इक़दाम जो हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके थॉट्स की सीक्वेंस का पेपर होता है ये भी अगेन, कि आप किसी पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में कितना रैशनल सोचते हैं, आपकी विजडम के लेवल कितना है, और क्या आप इस कैपेबल हैं कि आप अपनी जो दानाई के ख्यालात हैं उनको पेपर पर एक अच्छे अल्फाज में उतार सकें। तो आपने वो भी जो मैक्सिमम 200 वर्ड्स का लिखना है, ऐसे भी 200 वर्ड्स का लिखना है और पर्सनल स्टेटमेंट भी 200 वर्ड्स की लिखनी है। और मैं साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि आप कोई सी भी बुक ज़रूर परचेज़ करें जो कि लॉ लेट के सिलेबस के मुताबिक तैयार की गई होती है, जिसको हम मॉडल पेपर्स कहते हैं। उससे आपको ये फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि पेपर किस शक्ल में आता है और आपको कैसी पर्सनल स्टेटमेंट्स आएंगी, किस तरह के एसेज आएंगे और उनमें कितना मटेरियल ऐड किया जाना है और उसके लिए क्या हिकमत अमली जो है वो तरतीब दी गई होती है वहाँ पे। तो आपको वहाँ से याद कुछ नहीं करना, आपने जस्ट वहाँ से प्रैक्टिस करनी है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप याद करना शुरू कर देंगे तो आप वहाँ से कुछ भी सारी बुक याद नहीं कर सकते और पेपर फिर भी आपको डिफरेंट आएगा। तो इसलिए याद करने में टाइम वेस्ट ना करें, बल्कि प्रैक्टिस करने में टाइम जो है वो स्पेंड करें, वो ज़्यादा यूज़फुल होगा। ये दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं पेपर के, अगर आप इनमें अच्छे मार्क्स और अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं तो ऑब्वियसली बाकी के पार्ट्स जो हैं वो इससे कंपैरेटिवली ईजी समझता हूँ मैं। उसके बाद जी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका आ जाता है MCQs इंग्लिश के आते हैं, और MCQs में सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं और प्रेपोजिशंस हैं, ठीक है जी। अब जो इंग्लिश के आपको 20 मार्क्स के सिनोनिम्स, प्रेपोजिशंस और एंटोनिम्स आएंगे, ये वही आएंगे जो आपने FSC में, FA में इंग्लिश में पढ़े हैं। ये आपको कोई भी ऐसे हायर लेवल की स्टडीज़ से नहीं डाले जाते। अगर तो आपने FA फर्स्ट ईयर की इंग्लिश और सेकंड ईयर की इंग्लिश टेक्स्ट के साथ पढ़ी है तो आपको पता है कि सिनोनिम्स आपने साथ साथ लिखे होते हैं और उनमें से ही जो आपके जाने पहचाने लफ्ज़ होते हैं आपको सिनोनिम्स के तौर पर आते हैं। मज़ीद आप बुक ज़रूर पढ़ें, उस पर आपको अलग से सिनोनिम्स भी दिए होंगे। एंटोनिम्स जो हैं वो भी सिनोनिम्स को अल्फाज मुतरादिफ कहते हैं और एंटोनिम्स को अल्फाज मुतज़ाद कहते हैं, ये भी आएंगे। प्रेपोजिशंस के लिए भी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जो सेकंड ईयर की इंग्लिश की बुक है उसमें जो प्रेपोजिशंस दी गई हैं, इनोवेटिव की बुक है, आप उसको जो है वो रीड आउट करें, आपको इंशाल्लाह आसानी से उन्हीं में से जो है वो पेपर जो है वो तकरीबन आपको मिलेगा। उसके बाद MCQs आते हैं जनरल नॉलेज के, जिसके 20 मार्क्स हैं। जनरल नॉलेज आपसे ये पूछा जा सकता है कि अफ़गानिस्तान का जो है वो दारुल हुकूमत कौन सा है, ठीक है। चाइना के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो कोई जनरल नॉलेज के हैं। लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे वाक़या है, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये आपको जनरल नॉलेज में फॉल करते हैं और आपको वो चीदा चीज़ें पूछी जाती हैं जो ऑब्वियसली एक इंटर के लेवल के स्टूडेंट्स ने पढ़ी होती हैं या देखी होती हैं, सुनी होती हैं। आपको बहुत ज़्यादा हायर लेवल का CSS लेवल का जनरल नॉलेज इंक्लूड नहीं किया जाता। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ के 10 मार्क्स हैं, वो भी ऑब्वियसली आपने पढ़ी होती है। चूँकि आप फर्स्ट ईयर में इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ते हैं और सेकंड ईयर में मुतालिया पाकिस्तान पढ़ते हैं, तो वो दोनों चीज़ों के पोर्शंस यहाँ पे ऐड किए गए हैं। इस्लामिक स्टडीज़ का जो पोर्शन है आप मैट्रिक का या FA में आपने जो माइनर सा सिलेबस है, थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा है उसको आप अगर रिपीट कर लें तो आपके लिए वो इनफ होगा। उसके बाद जी नेक्स्ट जो है वो पाक स्टडीज़ के 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। MCQs आएंगे आपको, ऑब्वियसली आपने FSC में रिसेंटली पढ़ी है, ठीक है। तो आप इसको एक दफ़ा रिवाइज करके वो जो चीदा चीज़ें हैं, डेट्स हैं, फॉर एग्जांपल कायद-ए-आज़म के 14 निकात कब आए, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट कब आती है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम कब हुआ। तो वो मुस्लिम लीग का क़याम 1906 में हुआ। तकसीम बंगाल कब हुई, तंसीख़ तकसीम बंगाल कब हुई,
और पहली जो कांग्रेसी वजारतें हैं वो कब आई और फलां फलां, पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन कब आया, दूसरा कब आया, तीसरा कब आया, ये आपको डेट्स जो हैं वो पता होने चाहिए। 56 में आया था पहला, फिर 62, 9, फिर 73। तो इस तरह आपको जो है वो हर चीज़, प्रीएम्बल क्या है, करारदाद मकासद क्या थी, जिसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहा जाता है इंग्लिश में। तो ये आपको सीधा सीधा क्वेश्चन जो हैं अगर आते हैं तो इंशाल्लाह आप उसमें भी अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे। तो इसके बाद जो है वो उर्दू के 10 मार्क्स जो हैं इसमें इंक्लूड किए गए हैं। MCQs फॉर्म पे आएंगे, जो आपने मैट्रिक और इंटर में उर्दू पढ़ी है उसमें से आपको जो है MCQs इंक्लूड किए जाएंगे। और लास्ट में मैथ्स के 5 MCQs आएंगे, और वो मैथ्स के 5 जो MCQs हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगे। आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे जो मैथ्स की डेप्थ में जाके क्वेश्चंस किए जाते हैं, बेसिक मैथ होगा। ठीक है जी। तो ये 100 मार्क्स आपके पूरे हो गए। इसमें आपने 50 मार्क्स को सिक्योर करना है। याद रखें, एवरी एक्सपर्ट वॉज वंस अ बिगिनर। हर कोई एक्सपर्ट जो है वो कभी कभी इब्तदाई दिनों में भी था। आपको शुरू में मुश्किल पेश आती है, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मेहनत और कामयाबी के 3 ही असूल हैं। वो पहला प्रैक्टिस है, फिर दूसरा भी प्रैक्टिस है, और फिर तीसरा भी प्रैक्टिस है। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। जम के पढ़ें और ख़ूब से अच्छे से तैयारी करें, और मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए MM लॉयर्स। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है लॉ लैट के हवाले से, या आपकी स्टडी जो है लॉ में आप करने जा रहे हैं, या आपने जो लॉ गैड में बाद में अपीयर होना है उसके बारे में इंशाल्लाह हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। बट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन टॉक टू मी इन अ कॉमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।